नमस्कार मित्रों। राजस्थान में कई महान राजा हुए हैं जिन्होंने युगांतरकारी योगदान न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में दिए हैं। आज हम ऐसे ही एक शासक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। एक योद्धा, एक प्रशासक के रूप में और एक प्रजापालक के रूप में उनकी छवि अपनी जगह पे है, परंतु सांस्कृतिक आयामों पर जो उनके कार्य हैं वे काफ़ी उल्लेखनीय हैं। और इन्हीं आयामों को लेकर समय समय पर विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें प्रश्न आते रहे हैं। और वे शासक हैं महाराणा कुंभा। मेवाड़ के शासक हुए हैं। उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ रही है और वहीं से उन्होंने अपना आगे का काफ़ी काम मेवाड़ के इर्द गिर्द, मेवाड़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, गुजरात और मालवा के साथ जो बिंदु हैं उन पर उन्होंने किया है। सांस्कृतिक आयामों पर जब बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि महाराणा कुंभा साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि जो विधाएं हैं उन विधाओं में वे पारंगत थे। और उनके काल में जो उपलब्धियां हुई हैं वे कई शताब्दियों तक मेवाड़ में और भारत में नहीं हुई, ऐसा विद्वानों का मत है। महाराणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे और कई विद्वानों के वे आश्रयदाता भी रहे हैं। कला प्रेम का उनका जो साक्ष्य है, यदि आज भी देखा जाए तो कई विशाल किले हैं जो आज भी खड़े हैं, और संगीत शास्त्र जैसे कुछ ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बात करें तो अन्य शासकों की तुलना में महाराणा कुंभा ने जो निर्माण कार्य हैं वे सबसे ज़्यादा किए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल की जो निर्माण कला थी उससे वे बहुत प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने दुर्ग, मंदिर, जो भवन हैं और जलाशयों का बड़ी संख्या में निर्माण किया। और परंपरागत शैली में उनका विश्वास था और इस बात की वे ध्यान रखते थे कि सीमा जो सुरक्षा है वो उसकी जो आवश्यकता है उसको निर्माण में मिला दिया जाए। मंदिरों की सुरक्षा और धार्मिक भावनाएं बखूबी उसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए जो निर्माण हुआ है। और एक बहुत कीमती बिंदु है वह है कि जो सामरिक स्थापत्य है उसके तहत जो दुर्ग निर्माण है उन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसका साक्ष्य है कि मेवाड़ के टोटल 84 यानी कि 84 जो किले हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो निर्माण है वह कुंभलगढ़ का किला है। राज्य के पश्चिम सीमा और सिरोही के बीच में नाकाबंदी की गई और सिरोही के पास में बसंती दुर्ग का निर्माण किया गया। बसंती दुर्ग बहुत कीमती है। यह है पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उपद्रवी जो मेव थे वे मेवाड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में निवास करते थे। उसके लिए मचान दुर्ग और कोलन तथा बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किए गए। भीलों के जो समय समय पर जो नियंत्रण था उसको बढ़ाने के लिए भोराट में अनेक किलों का निर्माण किया गया। एक प्रश्न पिछले दिनों आरएएस की परीक्षा में आया था, वो था अचलगढ़ के बारे में। अचलगढ़ को बहुत बारीकी से समझना है। आबू में यह किला है और यह परमार वंश जो पहले हुआ है उसका प्राचीन दुर्ग था, लेकिन सामरिक महत्व था। इस सामरिक महत्व को देखते हुए नवीन दुर्ग में इसे परिवर्तित किया गया और वास्तुकला कला की दृष्टि से इसको जोड़ा गया, जिसमें महाराणा का खुद का निवास था, सैनिकों का रहने का निवास था, गोदाम था और पानी की बड़ी जो टंकियां थी उनका निर्माण किया गया। इसमें सामरिक और जो शासकीय आवश्यकता है उसको देखते हुए बुर्ज और बड़े द्वारों का निर्माण किया गया ताकि कोई शत्रु आसानी से दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। कुंभलगढ़ के में अगर बात करें तो कुंभा का जो युद्ध कला है और स्थापत्य रुचि का सबसे अच्छा अगर कोई उदाहरण है तो वो कुंभलगढ़ है। और कुंभा ने इसका निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में किया है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसका जो शिल्पी था वो मंडन था। और दुर्ग ये है, उसमें राजप्रासाद है, मंदिर है और लगभग 50,000 जनता के रहने की जगह है। और इस दुर्ग के जो सबसे ऊंचा स्थान है उसको कटारगढ़ कहा जाता है। और यह कटारगढ़ कुछ और नहीं बल्कि महाराणा कुंभा का स्वयं का निवास है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है, अपने आप में कई रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और
बुर्जियों का निर्माण किया गया ताकि युद्ध काल में उनका उपयोग किया जा सके, और समतल भूमि जो खेती के लिए थी वो सुरक्षित रखी गई, दुर्ग के अंदर भी और दुर्ग के नीचे भी। एक और निर्माण बहुत कीमती है, वह है विजय स्तंभ का निर्माण। महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ और कुंभलगढ़ दोनों स्थानों पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, परंतु जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है वह जगत प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा समझिए, इसके और दूसरा कोई कारण है जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो एक ही है, बाकी तो छोटी मोटी गढ़ियाँ हैं, ऐसा करके एक कहावत भी राजस्थान में प्रचलित है। और विजय स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वह महमूद खिलजी, जो मालवा का सुल्तान था, उस पर विजय प्राप्त होने की जो प्रसिद्धि है उसको चिरस्थायी करने के लिए। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि यह विष्णु स्तंभ है और इसकी निर्माण अवधि लगभग 20 वर्ष रही है, जो 1439 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1459 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसकी जो विशेषता है, यह 9 मंजिला है। नीचे इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट है और इसकी ऊंचाई 122 फुट। चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं। पूरा का पूरा स्तंभ है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से आच्छादित है। प्रत्येक मूर्ति के नीचे जो भी देवता है जिसकी मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है, उनका नाम अंकित किया गया है। और जीवन के जितने व्यवहारिक पक्ष हैं उन सभी को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ एक लोक जीवन का रंगमंच है, ऐसा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं। और डॉक्टर PR व्यास कहते हैं कि यह हिंदू प्रतिभा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। यदि ये प्रश्न आता है कि हिंदू प्रतिभा शास्त्र की अनुपम निधि कौन सा निर्माण है, तो वह विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा काल के कुछ मंदिर हैं, उनका उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है। कुंभाकालीन जो मंदिर थे वो परंपरागत शैली के थे, लेकिन विशालता है और जो तक्षण कला है वह अपने आप में विलक्षण है। जो मंदिरों का निर्माण है उसमें 3 मंदिरों का तो उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। उसमें चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार गोरी का मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ का। एकलिंगगढ़ में मीरा मंदिर बहुत कीमती है, मीरा मंदिर एकलिंगगढ़ का। वैसे एकलिंगगढ़ का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, ऐसा सभी जानते हैं, लेकिन एकलिंगगढ़ जो मंदिर परिसर है उसमें मीरा मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। और रणकपुर के जो मंदिर है उसका निर्माण भी कुंभा के काल में हुआ है। एकलिंग जी जो कैलाशपुरी है उसमें पुराने मंदिर में कुंभा द्वारा एक विशाल मंडप और एक तोरण का निर्माण किया गया था। एक जानकारी एक कॉमन है जिसके अनुसार चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ प्रत्येक दुर्ग में कुंभ स्वामी के मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों की जो देव प्रतिमाएं हैं वे हिंदू जो धर्म की संस्कृति की प्राचीनता है, धर्म की प्राचीनता है, उसके साथ साथ ही जो तात्कालीन और जो प्राचीन काल में एक भक्ति भाव है, जो शक्ति का प्रदर्शन है और जो वैराग्य भाव है, उन तीनों को एक संतुलन के साथ प्रदर्शित किया गया है। जो कुंभा का जो विद्या प्रेम है उसके बारे में बात करते हैं। उनकी एक पदवी है अभिनव भरताचार्य, और ये इसलिए दी गई कि वे संगीत में भी काफ़ी अपनी निपुणता रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कवि, नाटककार, टीकाकार और संगीताचार्य के रूप में थे। उनको मेवाड़ी, संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। वह एक ऐसे शासक थे जिनको वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीतिक और साहित्य में भी अपना वो हस्तसिद्ध थे, वे जानते थे। और संगीत के कारण ही अभिनव भट्टाचार्य कहा जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया है। संगीत के क्षेत्र में उनके 3 ग्रंथ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। कुछ विद्वानों के अनुसार जो रसिक प्रिया है वह सुप्रसिद्ध गीत गोविंद का ही भाषा अनुवाद है, जो मेवाड़ी भाषा है उसमें अनुवाद किया गया है। रसिक प्रिया का एक पूरक ग्रंथ है जिसको सुधा प्रबंध भी कहा जाता है। इसकी रचना भी महाराणा कुंभा द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार जो कामराज रतिसार रचना भी कुंभा की ही मानी जाती है। कुंभा द्वारा संगीत के जो विख्यात ग्रंथ है संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर उनकी टीकाएं हैं, और उनके द्वारा 4 नाटकों का भी उनकी रचना की गई है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार वे काफ़ी अच्छे नाटककार भी माने जाते हैं। आश्रय दाता के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं, विद्वान और कलाकार हैं, उनको आश्रय देते थे। उनमें कुछ के नाम हैं। सबसे बड़ा जो नाम है वो मंडन है, जो कुंभलगढ़ फोर्ट के शिल्पी थे। और ये जो मंडन हैं उनके द्वारा शिल्प के क्षेत्र में देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों का निर्माण की रचना जो है इसी काल में की गई है। और मंडक के एक भाई थे नाथा, उनके द्वारा वास्तु मंजरी
ग्रंथ की रचना की गई है। मंडन के जो पुत्र हैं गोविंद, उनके द्वारा उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की गई है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की रचना 3 कवियों द्वारा की गई है। उनके नाम हैं एक कवि, एक अत्रि और महेश ने की है। और कवि अत्रि काव्य शास्त्र के आलोचक थे। उनके द्वारा मीमांसा, न्याय, वेदांत जैसे ग्रंथों में उनकी योग्यता थी। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो पुत्र थे महेश, उनके द्वारा विजय स्तंभ की जो प्रशस्ति है उसकी रचना की गई है। और एक महत्वपूर्ण है एकलिंग महामात्य के लेखक जो कान्हा व्यास हैं, वे महाराणा के वैतनिक कवि थे। बड़ी सूचना है। और इसके साथ ही साथ एक जानकारी है, कई जैन जो विद्वान थे वे भी महाराणा कुंभा के शासन में निवास करते थे, जिनमें से सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी और सोमदेव के नाम प्रसिद्ध हैं। आश्रयदाता के साथ साथ वे आचार्यों और कुछ शिक्षण संस्थाएं उनको सहायता भी देते थे। और ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा क्षेत्र के कई विद्वान मेवाड़ में प्रवास करते थे, यहाँ आते थे और यहाँ के विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा क्षेत्र में जाते थे। ऐसा लगता है पूरा एक गतिशील व्यवस्था थी विद्वानों की, ज्ञान के आदान प्रदान की। और जो दिखाता है कि जो महाराणा का जो संस्कृति प्रेम है वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, बड़ा हृदय रखते हैं और विद्या अनुरागी हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए एक अंतिम सूचना जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराणा की जो उपाधियां हैं उनके बारे में यदि हम एक नज़र डालें तो महाराजा धीराज, राय रायन, राणे रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति आदि उपाधियां धारण की गई हैं। ऐसा अलग अलग शास्त्रों में आया है। परंतु ये समझना है इसमें कुछ शब्द हैं जिनका आशय क्या है। जैसे राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में उनकी दक्षता प्राप्त थी। दान गुरु वे महादानी थे। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों के वे स्वामी हैं। और परम गुरु अपने समय के सर्वोत्तम शासक हैं। छाप गुरु छापामार ये युद्ध प्रणाली उसमें वे पारंगत हैं। इस प्रकार की जो उपाधियां हैं और इस प्रकार की जो सूचना है उससे पता चलता है कि मेवाड़ के जो शासक महाराणा कुंभा हैं वे कितने ज्ञानी थे, कितने योद्धा थे, कितने प्रशासक थे और अपने काल में जो भी हमें उनको काम करना था उसमें वो कितने सिद्धहस्त थे और एक विशाल सेना के स्वामी थे, कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक थे। इस तरह की जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, थैंक यू।